हेलो गाइस, स्टडी ग्रोथ के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि अंग्रेज किस प्रकार बंगाल पर अपना अधिकार करते हैं और मुगलों की सत्ता किस प्रकार धीरे धीरे करके कमजोर होती है और वह खुद ही बंगाल को अंग्रेजों को सौंप देते हैं। दोस्तों, उस समय का बंगाल आज के बंगाल से बहुत ही ज़्यादा समृद्ध था, क्योंकि उस समय के बंगाल में ढाका, बांग्लादेश, बिहार, पश्चिम बंगाल शामिल थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल प्रारंभ होता है। इसी काल के दौरान अवध, बिहार, उड़ीसा जैसे भारत में अन्य नई क्षेत्रीय शक्तियां उभरकर सामने आती हैं और उसी में से बंगाल भी एक अलग प्रांत के रूप में उभरकर हमारे सामने दिखाई देता है। दोस्तों, जो मुगल थे वह बंगाल को कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस समय का बंगाल बहुत ही ज़्यादा समृद्ध था, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता था। इसीलिए मुगल कभी नहीं चाहते थे कि बंगाल हमसे छीन लिया जाए या हम बंगाल को अंग्रेजों को सौंपे। लेकिन मुगलों की सत्ता धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगी और यह खुद ही बंगाल को अंग्रेजों को सौंप देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बंगाल में कोई राजा नहीं था। मुगल काल में 3 फरमान आए। पहला, शाह शुजा 1651 में। इसके काल में अंग्रेज डॉक्टर वॉटन आता है। यह यहाँ आकर एक बीमार महिला का इलाज करके उसे ठीक कर देता है। शाह शुजा खुश होकर अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर देता है। 1698 में अजीमुच्छान आता है। यह सुल्तानाती कालिकता गोविंदपुर की राज्य व्यवस्था अंग्रेजों को सौंप देता है। और तीसरा फरमान अल-फर्रुख शेर का आता है। यह शाही फरमान था। यह 1717 में आता है। यह 3000 पौंड वार्षिक कर में बंगाल में कहीं भी अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर देता है। 1700 में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को दीवान बनाया था। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, तो गद्दी को लेकर मुर्शिद कुली खान और अजीमुच्छान, जो कि औरंगजेब का पोता था, इन दोनों में गद्दी को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। मुर्शिद कुली खान सोचता है कि मुझे विवाद नहीं करना है। वह क्या करता है, वह ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद ले जाता है ताकि इस विवाद को समाप्त किया जा सके। 1717 में फर्रुख शेर द्वारा मुर्शिद कुली खान को दीवान घोषित किया जाता है। 1719 में उड़ीसा को बंगाल में शामिल किया जाता है। दोस्तों, मुर्शिद कुली खान के द्वारा ही इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की जाती है, लेकिन बंगाल में सबसे पहले इजारेदारी प्रथा की शुरुआत मुर्शिद कुली खान द्वारा की जाती है। इजारेदारी प्रथा में किसानों को अपनी आय बढ़ाने के बारे में बताया जाता है और मुर्शिद कुली खान के टाइम से ही शासन वंशानुगत चलने की प्रथा भी प्रारंभ हो गई थी। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद सुजाउद्दीन गद्दी पर बैठता है। इसका टाइम पीरियड होता है 1727 से 39। यह मुर्शिद कुली खान का दामाद होता है। कौन? सुजाउद्दीन, जो अब गद्दी पर बैठता है। 1732 कहीं कहीं दोस्तों 1733 बताया गया है। 1732 या 33 में बिहार को भी बंगाल में शामिल कर लिया जाता है और अलवर्दी खान को सुजाउद्दीन नया सूबेदार बनाता है। दोस्तों, शायद यही आगे चलकर इसकी सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। 1739 में सुजाउद्दीन की जब मृत्यु हो जाती है, तब सरफराज खान एक नए नवाब के रूप में आता है। यह एक अयोग्य शासक था और इसे उपाधि दी गई थी आलम दोरा हैदर जंग की। और दोस्तों, अलवर्दी खान भी सरफराज खान के विरोध में था। यह नहीं चाहता था कि यह गद्दी पर बैठे, इसीलिए 1740 में इनके बीच गिरिया का युद्ध होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सरफराज खान है वह एक अयोग्य शासक था, इसीलिए गिरिया के युद्ध में सरफराज खान हार जाता है और अलवर्दी खान जीत जाता है। दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अलवर्दी खान किस प्रकार गद्दी पर बैठता है। यहीं से मैं अलविदा चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।